अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यू है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आरसी एंड आरएल सीरीज कॉम्बिनेशन को स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट हाफ आरसी सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था। आज हमने स्टार्ट करना है इसका पार्ट 2, दैट मीन्स आरएल सीरीज कॉम्बिनेशन की डिटेल्ड डिस्कशन। सो चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट्स। आज हमने इस टॉपिक का पार्ट 2 डिस्कस करना है और वो है आरएल सीरीज सर्किट। इसके लिए हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे केस स्टडी की और साथ ड्रॉ करेंगे डायग्राम। हमने केस स्टडी में ये डिस्क्राइब करना है कि वी हैव एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स जिसके ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू किस सिंबल से रिप्रेजेंट है, वो है VRMS से, और जो ऑल्टरनेटिंग करंट ये सर्किट सप्लाई कर रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट किस सिंबल से डिनोटेड है, वो है IRMS। अब ये पावर सप्लाई कनेक्टेड है किसके साथ? सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ। कैसा सीरीज कॉम्बिनेशन? रेजिस्टर और इंडक्टर कॉइल का। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R है, इंडक्टर की इंडक्टेंस L है और उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू 2πfL है। इसके अलावा हम यहाँ पे ये डिस्क्राइब करेंगे कि चूंकि सर्किट सीरीज है इसलिए जो AC सोर्स है वो जो करंट प्रोवाइड कर रही है IRMS वही IR है और वही IL है। इन बातों को हम ज़रा डायग्राम की सूरत में डिस्क्राइब कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स और इसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से एक इंडक्टर कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L और एक रेजिस्टर इस तरह से। अब सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली लाइन में बना रहे हैं या राइट साइड वाली या टॉप पे बना रहे हैं या बॉटम वाली लाइन पे बना रहे हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कनेक्शंस रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो पावर सप्लाई करंट सप्लाई कर रही है उसको मेजर करने के लिए एक ऑल्टरनेटिंग एमीटर यहाँ कनेक्ट कर देते हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट IRMS को मेजर करेगा। इसके अलावा सप्लाई के वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए इधर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा जो कि सप्लाई वोल्टेजेस VRMS को मेजर करेगा। इसके अलावा वोल्ट मीटर्स कनेक्टेड होंगे इंडक्टर के टर्मिनल्स के क्रॉस जो कि इंडक्टर के टर्मिनल पे आने वाले रूट मीन स्क्वायर वोल्टेजेस VL को मेजर करेगा। और नेक्स्ट वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा रेजिस्टर के क्रॉस जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेजेस VR जो कि रेजिस्टर पे अपेयर हो रहे हैं उनको मेजर करेगा। जाहिर बात है ये अपेयर्ड वोल्टेजेस की जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं इसकी जगह पे ड्रॉप्ड वोल्टेजेस की टर्म भी यूज़ की जा सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो है मैथमेटिकल डिस्कशन। मैथमेटिकल डिस्कशन में सबसे पहले हम रेजिस्टर की बात करते हैं कि किसी रेजिस्टर के लिए जो करंट और वोल्टेज को लिंक करने वाली इक्वेशन है वो है I इज इक्वल टू V/R। और अगर V नॉट साइन थीटा के इक्वल है तो I किसके इक्वल हुआ, वो हुआ V0/R इंटू साइन थीटा के इक्वल। इसका मतलब है I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा इक्वेशन बनती है।
अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें रेजिस्टर के लिए वोल्टेज वर्सेस करंट का, तो अगर यहाँ पे टाइम प्लॉटेड है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V प्लॉटेड है इंस्टेंटेनियस, ये ज़ीरो वैल्यू है, ये पीक वैल्यू V0 है और ये नेगेटिव पीक वैल्यू है -V0। यहाँ पे टाइम पीरियड T कंप्लीट हो रहा है, यहाँ तक हाफ ऑफ टाइम पीरियड T/2 होगा, यहाँ तक क्वार्टर टाइम पीरियड T/4 होगा और यहाँ पे वैल्यू इसकी 3T/4 होगी। अगर हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को इस तरीके से प्लेस करें और पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास जो वेव बनेगी वो होगी साइन वेव इस तरह से, और ये ब्लैक कलर से रिप्रेजेंटेड जो वेव है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम सपोज करते हैं कि लेट्स से V0 की वैल्यू 12 वोल्ट है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम ली जाए तो I0 क्या बनेगा, वो बनेगा V0 ओवर R, दैट मीन्स 12 वोल्ट्स ओवर 2 ohms, दैट मीन्स 6 एम्पियर्स। इसका मतलब है अगर यहाँ रेड कलर से करंट की वेव ड्रॉ की जाए तो उसकी पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू से हाफ आएगी। अगर R 1 ओम की हुई तो ये रेड कलर की लाइन भी ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर ही ड्रॉ की जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स असाइन कर लें इस ग्राफ को 1 2 3 4 और 5 और इन पॉइंट्स के ऊपर हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट जो कि किसी रेजिस्टर के अक्रॉस अपेयर हो रहा है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। सो पॉइंट 1 2 3 4 और 5 के ऊपर हम फेज रिलेशंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब अगर ग्राफ में देखा जाए तो यहाँ पे जो वोल्टेजेस हैं वो इस वक्त 0 डिग्री के ऊपर मौजूद हैं, इसका मतलब है उनका फेज 0 है और लेंथ ऑफ स्केल उनकी RMS वैल्यू बता रही है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से VR रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पॉइंट 2 के ऊपर जो वोल्टेजेस हैं उनका एंगल 90 डिग्री है। पॉइंट 3 के ऊपर वोल्टेजेस 180 के ऊपर मौजूद हैं इस तरह से। पॉइंट 4 पे वोल्टेजेस का फेज 270 है, इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। और पॉइंट 5 के ऊपर वोल्टेजेस का फेज 360 है जो अगेन 0 कंसीडर किया जाता है, इसलिए इस तरीके से VR लाइन ड्रॉ की जाएगी विद एन एरो हेड। अब अगर यहाँ पे करंट को देखा जाए तो करंट का फेज इस पॉइंट नंबर 1 पे 0 डिग्री ही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड VR के मैग्नीट्यूड से ऐसा यूनिट्स में हाफ है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो करंट 90 डिग्री के ऊपर मौजूद है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी फेजर डायग्राम बनेगी जो VR के साथ पैरेलल ही होगी लेकिन मैग्नीट्यूड में हाफ होगी। पॉइंट 3 के ऊपर जो करंट है वो इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा कि दिस इज IR। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर 270 के ऊपर करंट मौजूद है, दैट मीन्स IR VR के साथ पैरेलल होगा और पॉइंट नंबर 5 अगेन स्टार्टिंग पॉइंट के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से IR प्लॉट होगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम ली जाती तो रेड और ब्लैक कलर के वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के होते। अब अगर हम नेक्स्ट डिस्कशन करें इंडक्टर के केस के लिए, तो हम ये बात जानते हैं कि हमने AC थ्रू एन इंडक्टर में ये बात डिटेल से डिस्कस की थी कि जो इंडक्टिव वोल्टेजेस हैं वो चेंज इन करंट के साथ इस तरह से लिंक्ड हैं कि अगर हम इस टाइम रेट ऑफ चेंज इन करंट को सेल्फ इंडक्टेंस से मल्टीप्लाई कर लें तो जो इंडक्टिव वोल्टेजेस हैं वो बन जाते हैं। इस EL को हमने VL लिखा था। अब अगर करंट की इक्वेशन I = I0 साइन थीटा थी तो जो वोल्टेज की इक्वेशन है वो हमने V0 cos थीटा फाइंड आउट की थी। अब अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें कि एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम मौजूद हो और वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी बनानी है, ये वाली जिसको हमने परपेंडिकुलर के तौर पे इंट्रोड्यूस करना है, दैट मीन्स करंट। तो यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे है मैक्सिमम करंट I0, यहाँ पे है -I0। अगर टाइम पीरियड वेव का यहाँ तक है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हुई, ये हुई T/2। ये वैल्यू क्या बनेगी, ये होगी T/4। ये वैल्यू कितनी होगी 3T/4।
अब हम इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें तो करंट की वेव इस तरीके से ड्रॉ होगी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, और वेव की शेप क्या होगी, साइन वेव वाली। और अब अगर हम वोल्टेज की वेव ड्रॉ करें तो वो चूंकि कॉस थीटा का फंक्शन है, वो इस तरह से ड्रॉ होगी। पहले की तरह यहां पे भी फेज रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है, तो हम पॉइंट को नंबर्स असाइन कर रहे हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1 along टाइम एक्सिस, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 4 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 5। हम ये पॉइंट नंबर लिख लेते हैं। फॉर पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमने फेज रिलेशंस डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम करंट के लिए फेज डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे फेज है 0 डिग्री, इसका मतलब है ये है आई एल, इंडक्टिव करंट। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर इंडक्टिव करंट कहाँ पे मौजूद है, वो मौजूद है 90 डिग्री के ऊपर। सो इसलिए ये बनेगा आई एल, मैग्नीट्यूड आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन थीटा फेज की है। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आई एल 180 डिग्री के ऊपर मौजूद है, इस तरह ड्रॉ होगा। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आई एल 270 पे मौजूद है। सो ये है आई एल की यहाँ पे ओरिएंटेशन। फिर यहाँ पे आई एल 360 के ऊपर मौजूद है। सो यहाँ पे इस तरह से हम आई एल को ड्रॉ कर लेते हैं। वोल्टेजेस की बात की जाए तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 90 पे मौजूद है, इसलिए इस तरीके से हम 90 डिग्री के ऊपर एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि वी एल को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगेन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल तभी होंगे जब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 1 हेनरी होगी। इसके अलावा यहाँ पे वोल्टेज 180 के ऊपर मौजूद है, इसलिए लिखा जाएगा वी एल। यहाँ पे वोल्टेज 270 पे मौजूद है, सो वी एल बनेगा इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज है वो 360 पे मौजूद है, सो यहाँ पे बनेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे वी एल फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया है, दैट मीन्स एक रोटेशन कंप्लीट हुई है और वी एल इस जगह के ऊपर मौजूद है। और हम ये बात जानते हैं कि फेज डिफरेंस इन दोनों क्वांटिटीज का इंडक्टर के केस में क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है, जबकि रेजिस्टर के केस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। सो यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं, कॉम्बिनेशन सीरीज में किसका, रेजिस्टर का और इंडक्टर का। सो यहाँ पे हम एक बात क्लियरली देख सकते हैं कि जो वोल्टेजेस हैं वो करंट को लीड करते हैं इंडक्टर के केस में, और रेजिस्टर के केस में कोई फेज लैग या लीड नहीं होता। इसलिए जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये एक रूल है कि वी एल ऑलवेज लीड आई एल, और जब मिक्सिंग होगी तो यहाँ पे हम ओवरऑल आरएमएस वोल्टेजेस को कहेंगे कि वो लीड करते हैं आरएमएस करंट को बाय अ फेज थीटा। थीटा की वैल्यू अब फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, उस पर हम बाद में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमने सीरीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से करंट की डायरेक्शन सेम करनी है। सो अगर मैं इन दोनों डायग्राम्स के अंदर ये सपोज कर लूँ कि जो करंट्स हैं वो वोल्टेजेस के इक्वल वैल्यू रखते हैं, रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो अगर हमने करंट को ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर तो सिर्फ यही वाली डायग्राम है जिसमें करंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। सो मुझे इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँ तो भी चलेगा, ये दोनों भी कंबाइन हो सकती हैं, ये भी कंबाइन हो सकती हैं, और ये वाली भी कंबाइन हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल हम पहली डायग्राम को कंबाइन कर रहे हैं, और आई आर और आई एल चूंकि इक्वल हैं इसलिए हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि ये है सर्किट करंट आई आर एम एस, यही आई आर है और यही आई एल भी है। अब रेजिस्टिव वोल्टेजेस वी आर भी इस तरफ है, लेकिन वी एल 90 डिग्री के फेज लीड के साथ आई एल या आई आर एम एस से आगे चल रहा है। सो ये है वी एल। सो अब हमने क्या करना है, एड वी आर एंड वी एल टू फाइंड वी आर एम एस बाय
हेड टू टेल रूल, और हेड टू टेल रूल किसके लिए यूज होता है? वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। सो अगर हम यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि अगर ये वी आर है, इसके हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल यहाँ पे प्लेस करते हैं और इस तरीके से सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड वेक्टर क्या है? इट इज वी एल। अब पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देते हैं, तो इस तरीके से सर्किट के जो नेट रूट मीन स्क्वायर वोल्टेजेस हैं वी आर एम एस, वो हमें मिल जाएंगे। और पॉइंट टू बी नोटेड के यहाँ पे आई आर एम एस वी आर की डायरेक्शन में ही है। इस केस में हम नेट वी आर एम एस वोल्टेजेस वेक्टर एडिशन के जरिए से हासिल कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर वेक्टर और वी एल वेक्टर हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड हो रहे हैं। और आपने यहाँ पे एक बात मार्कर से हाईलाइट करके लिखनी है कि दीज क्वांटिटीज आर स्केलर्स। डायरेक्शन किसकी है? डायरेक्शन सिर्फ उनके फेजेस की है। सो इस वजह से हमने वेक्टर की तरह इनको रिप्रेजेंट कर लिया है, वरना है ये क्वांटिटीज स्केलर्स। अब हम नेक्स्ट ये बात लिखते हैं कि अगर हमने इन क्वांटिटीज की स्केलर एडिशन करनी हो तो स्केलर एडिशन किस तरह से होगी? स्केलर एडिशन होगी पाइथागोरियन थ्योरम के जरिए से। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल मौजूद हो इस तरह से, जिसमें ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल थीटा मौजूद होगा और हाइपोटेनियस स्क्वायर किसके इक्वल होगा? वो होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल। हमारे इस डायग्राम के केस में हाइपोटेनियस क्या है? इट इज वी आर एम एस स्क्वायर। बेस क्या है? इट इज वी आर स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज वी एल, और हमने यहाँ पे उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब हम इक्वेशन की दोनों साइड पे अंडर रूट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इससे इक्वेशन बन जाएगी वी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर अंडर रूट। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और फर्दर हम यूज कर लेते हैं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है कि v किसके इक्वल होता है? वो आई आर के इक्वल होता है। इस वजह से जो वी आर है वो क्या बनेगा? वो बन जाएगा वी आर इज इक्वल टू आई आर इंटू आर, और जो वी एल है वो लिखा जाएगा आई एल इंटू एक्स एल। सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1 बन जाएगी वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई एल इंटू एक्स एल का होल स्क्वायर और अंडर रूट। फर्दर हम ये बात जानते हैं कि चूंकि एक्स एल किसके इक्वल होता है? एक्स एल ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ एल के इक्वल होता है, इसलिए हम इस इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर और ओमेगा एल स्क्वायर। या फिर हम ये काम भी कर सकते हैं कि दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिख दें इस तरीके से कि यहाँ पे लिखा जाए ओमेगा एल और साथ ही आई एल लिखा जाए और उनका होल स्क्वायर लिख लिया जाए और उनका अंडर रूट ले लिया जाए। सो ये इक्वेशन हमारी 1b कहलाएगी। और अगर हम 2 पाई एफ एल पुट कर देते हैं तो वी आर एम एस का एक्सप्रेशन आई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल इंटू आई एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सो ये इक्वेशन 1c बन जाएगी। बहरहाल हम अपनी डेरिवेशन जारी रखते हैं। वी आर एम एस का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर होल अंडर रूट। अब हमने यहाँ पे रेफरेंस देना है कि चूंकि हमारा सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो आरएमएस करंट सप्लाई प्रोवाइड करती है वही रेजिस्टर से और वही इंडक्टर से पास कर रहे होते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे आई का सिंबल भी यूज कर सकते हैं। सो एक्सप्रेशन बन जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई आर एम एस स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर होल अंडर रूट।
इसका फ़ायदा ये होगा कि अब हम आई आर एम एस स्क्वेयर को कॉमन निकाल सकेंगे। एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वेयर, और ब्रैकेट में मौजूद हैं टर्म्स आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर और होल अंडर रूट मौजूद है। अब चूंकि ए और बी दोनों का जब अंडर रूट हो तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। सो एक्सप्रेशन बन जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर एम एस स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर होल अंडर रूट, और स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सप्रेशन होगा वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस और अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। ऑल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन की राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस बन जाएगा, और ये आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर होल अंडर रूट के इक्वल होगा। अब हम ये बात जानते हैं कि किसी सर्किट जिसमें रेजिस्टर्स और रिएक्टर्स मौजूद हों, दैट मीन्स जिनकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, उनमें वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस इम्पीडेंस के इक्वल होती है, जिसके लिए हमने सिंबल Z असाइन किया हुआ है। सो इक्वेशन बन जाएगी Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर होल अंडर रूट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर यहाँ पे हम XL की जगह पे ओमेगा L पुट कर लें तो फिर इक्वेशन बनेगी Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वेयर का होल अंडर रूट। दिस इज इक्वेशन 2B। और अगर हम XL की जगह पे 2 पाई FL सब्सटीट्यूट कर लें तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी? फिर इक्वेशन बनेगी Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई FL का होल स्क्वेयर का अंडर रूट। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2C। और अगर हम स्क्वेयर सॉल्व कर लें सेकेंड टर्म के लिए तो ये बन जाएगा आर स्क्वेयर प्लस 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर एल स्क्वेयर, और एंटायर टर्म का यहाँ पे अंडर रूट लिखा जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2D। हम किसी भी इक्वेशन को यहाँ पे यूज करके इम्पीडेंस सर्किट की फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जैसे हमने यहाँ पे नेट VRMS फाइंड आउट किया था, अब हमें ये बात पता चल गई कि यहाँ पे जो सर्किट रेजिस्टेंस है वो सर्किट रेजिस्टेंस भी VR की डायरेक्शन में ही होगी, और हमने उस सर्किट रेजिस्टेंस में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL उसको ऐड कर देना है हेड टू टेल रूल के जरिए से, और पहले की टेल को आखिरी के हेड से ज्वाइन कर देना है, और इस तरीके से हमें सर्किट इंपीडेंस Z मिल जाएगी। और इन दोनों Z और R के दरमियान में फेज डिफरेंस थीटा वही होगा जो कि VRMS और IRMS के दरमियान में फेज डिफरेंस थीटा होगा। तो अगर हमसे कहा जाए कि फेज डिफरेंस का रिलेशन फाइंड आउट कर लें तो फेज डिफरेंस का रिलेशन किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा? हम प्रीवियस टॉपिक में भी ये काम कर चुके हैं कि टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। अगर हम इस डायग्राम को कंसीडर करें तो जो परपेंडिकुलर टर्म है वो क्या है? वो है VL, और बेस टर्म क्या है? वो है VR। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो इक्वेशन बनती है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स VL ओवर VR। इस एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेशन नंबर 3 का नाम दे रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, तो को टेंजेंट थीटा या कॉट थीटा वो किसके इक्वल होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो फिर टेंजेंट इनवर्स क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे किसी एंगल के लिए लेट से 30 डिग्री के लिए आप टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करते हैं तो आंसर कितना आता है? आंसर आता है 1 ओवर अंडर रूट 3। अगर आप इसी एंगल के लिए कॉट थीटा फाइंड करेंगे तो वो होगा अंडर रूट 3/1। दैट मीन्स टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस टेंजेंट की टर्म को इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे ले जाएं तो क्या बनेगा? 30 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर अंडर रूट 3। सो इसका मतलब है जिस तरीके से किसी टर्म का स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट दोबारा वही वैल्यू हमें दे देता है, ऐसे ही अगर हमने किसी एंगल का टेंजेंट लिया है तो जो आंसर आया है उसका टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो दोबारा से हमें एंगल मिल जाएगा। तो इसलिए हमने टेंजेंट इनवर्स को कॉट थीटा से कंफ्यूज नहीं करना।
नेक्स्ट हम यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज करेंगे। हम कहेंगे कि चूंकि वी एल किसके इक्वल है, आई एल एक्स एल के इक्वल है, और वी आर किसके इक्वल है, वो आई आर इंटू आर के इक्वल है। सो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3 बिकम्स थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आई एल एक्स एल ओवर आई आर इंटू आर। अगेन रेफरेंस वही है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, आई आर एम एस, आई एल और आई आर इक्वल हैं, इसलिए ये टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी और इक्वेशन बनेगी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स एल ओवर आर। दिस इज इक्वेशन 3b। नेक्स्ट हम ये बात जानते हैं कि जो एक्स एल है वो ओमेगा एल के इक्वल होता है। अगर ये सब्सटीट्यूट कर लें तो थीटा बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाय आर। दिस इज इक्वेशन 3c। और अगर हम ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ पुट कर लें तो थीटा का रिलेशन बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 पाई एफ एल ओवर आर। दिस इज इक्वेशन 3d। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम जो मेन इक्वेशंस यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं उनमें सबसे पहले नेट रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की इक्वेशन है वो है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर होल अंडर रूट। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। फिर इम्पीडेंस का रिलेशन है z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर होल अंडर रूट, ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स एल ओवर आर। दिस इज इक्वेशन 3b। इसको यूज करते हुए हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर IRMS और VRMS के फेज डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। इस दौरान हमने ये रूल ऑफ थंब याद रखना है कि हमेशा VRMS IRMS को लीड करेंगे जब भी सर्किट में रेजिस्टर के साथ इंडक्टर इन्वॉल्व होगा। सबसे पहला जो हमारा MCQ है उसमें पूछा गया है एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 429 ओम रेजिस्टेंस। The combination is attached with an alternating voltage source of 220 volts at 50 Hz. What must be the value of inductive reactance? So inductive reactance XL is equal to 2 pi FL. ये एक्सप्रेशन बनेगा 2 pi into 50 into 5, that means ये 100 है और ये 500 बनेगा 500 pi ohms। और आप पाई की जगह पे 3.14 पुट कीजिए, XL का आंसर होगा 1570.79 ओम्स। राउंड ऑफ कर लीजिए, 9 इसको 8 बना देगा और 8 राउंड ऑफ होकर 0 को 1 कर देगा। दैट इज आवर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम वही क्वेश्चन है। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 429 ओम्स। द कॉम्बिनेशन इज अटैच्ड विद एन एवी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट्स एट 100 हर्ट्ज। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डबल कर दी गई है। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो फ्रीक्वेंसी डबल हुई है, XL को भी डबल होना चाहिए। सो XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, दैट मीन्स 2 पाई इंटू 100 इंटू 5, दैट मीन्स XL इज इक्वल टू 1000 टाइम्स पाई ओहम या फिर 1000 इंटू 3.142 और आंसर होगा ओहम्स में। सो XL is equal to 3142 ohms, that is option C। so frequency double, तो इसका मतलब हुआ कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी डबल हो जाएगी। नेक्स्ट MCQ है एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 429 ohms। the combination is attached with an AV source of 220 volts at 50 Hz। what must be the value of impedance of the circuit। सो हम ये बात जानते हैं कि XL की वैल्यू जो हमने 50 हर्ट्ज के लिए निकाली थी वो 1571 ओम्स थी। अगर ये ना निकाली होती, प्रीवियस क्वेश्चन ना सॉल्व किया होता, तो हमें XL को अलहदा से फाइंड आउट करना पड़ता 2 पाई FL की इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके। सो इम्पीडेंस Z क्या बनेगी, वो बनेगी R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होल अंडर रूट। सो Z इज इक्वल टू R 429 का स्क्वायर प्लस XL कितना है 1571 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। कैलकुलेटर पे ये वैल्यू सॉल्व कीजिए, आंसर होगा ऑलमोस्ट 1628 ओम्स।
So impedance of the circuit is 1628 ohms, that is option B. अब next question क्या है? An inductor of inductance 5 Henry is connected in series with 429 ohm resistance. The combination is attached with an AV source of 220 volts at 100 hertz. तो अब फ्रीक्वेंसी डबल कर दी गई है. What must be the value of impedance of the circuit? हम ये बात जानते हैं कि 100 हर्ट्ज के केस में अभी हमने थोड़ी देर पहले जो एमसीक्यू सॉल्व किया था उससे आंसर क्या आया था 3142 ओम्स. तो अब इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है तो क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होल अंडर रूट. दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू 429 स्क्वायर प्लस 3142 स्क्वायर होल अंडर रूट. सो इससे जो आंसर होगा वो ऑलमोस्ट 3171 ओम्स के इक्वल होगा. दैट इज ऑप्शन डी. डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने प्रीवियस एमसीक्यूज के अंदर ये वैल्यू ना निकाली होती तो हमें XL इज इक्वल टू 2πfl से पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? An inductor of inductance 5 Henry is connected in series with a resistor of 429 ohm resistance. The combination is attached with an AV source of 220 volts at 50 hertz. That means इस वक्त सर्किट की इम्पीडेंस हमने कितनी फाइंड आउट की थी? 3142 ohms. What must be value of alternating current through the circuit? So क्योंकि V is equal to I Z होता है ऑल्टरनेटिंग सर्किट के केस में, तो इस वजह से जो I है वो किस तरह से आएगा? वो आएगा VRMS ओवर Z से. सो VRMS है 220 वोल्ट्स और Z की वैल्यू है 3142 ओम्स. कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आंसर होगा 0.07 एम्पियर्स ऑलमोस्ट. सो दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन रिपीट किया गया है लेकिन 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ, और हम ये बात जानते हैं कि इस केस में इम्पीडेंस 3171 ओम्स आई थी. सो अब अगर हमें IRMS फाइंड आउट करना है तो रिलेशन वही है VRMS ओवर Z वाला जो हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट किया था. तो 220 वोल्ट्स को अब कंपेरेटिवली लार्जर वैल्यू से डिवाइड कर दें 3171 ओम्स. तो जब डिनोमिनेटर लार्ज होता है तो ओवरऑल फैक्टर डिक्रीज कर जाता है. तो 0.7, सो 0.07 से छोटी एक ही टर्म है, दैट इज 0.069 एम्पियर्स. यही हमारा आंसर है. बाकी आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमने पहले इंपीडेंस ना फाइंड आउट की होती तो पहले हमें इंपीडेंस निकालनी पड़ती. इंपीडेंस से पहले हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ती. नेक्स्ट एमसीक्यू है एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 429 ओम रेजिस्टेंस. The combination is attached with an AV source of 220 volts at 50 hertz. What must be the peak value of current flowing through it? So I naught find करना है और ये अंडर रूट 2 टाइम्स IRMS होता है. अभी हम 50 हर्ट्ज के लिए IRMS फाइंड आउट करके आए हैं कि इसकी वैल्यू 0.070 एम्पेयर्स होती है. अगर ये ना फाइंड आउट किया होता और ये अकेला एमसीक्यू हमसे पूछा जाता तो पहले हमें VRMS ओवर Z से इसे फाइंड करना पड़ता और Z के लिए हमें R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर को पाइथागोरियन थ्योरम से ऐड करना पड़ता और XL की वैल्यू 2πfl से आती. लेकिन अभी हमें चूंकि इसकी वैल्यू पता है हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अंडर रूट 2 1.414 होता है, इसे 0.070 एम्पियर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से आंसर आता है 0.09899 एम्पियर्स. अब ये राउंडिंग ऑफ स्टार्ट कीजिए तो यहाँ तक आते आते वैल्यू बन जाएगी 0.099 एम्पियर्स. दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, बस अब वहाँ फ्रीक्वेंसी डबल कर दी गई है. फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज पुट की गई है. इस वजह से अब जो IRMS है उसकी वैल्यू है 0.069 एम्पियर्स जो हम सॉल्व करके फाइंड आउट कर चुके हैं. और इस केस में I नॉट अगेन अंडर रूट 2 टाइम्स IRMS बनेगा. दैट मीन्स अंडर रूट 2 को हम 0.069 एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है अब आंसर 0.099 से छोटा आना है और वो एक ही आंसर है, दैट इज ए. बाकी कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो भी आपको ये आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है An inductor of inductance 5 Henry is connected in series with a resistor of 429 ohm resistance. The combination is attached with an AV source of 220 volts at 50 hertz.
Which of the following statement best describes the phase relation between VRMS and IRMS? पहली बात तो ये है कि जब भी इंडक्टर इन्वॉल्व होगा रेजिस्टर के साथ तो नेट VRMS हमेशा करंट को लीड कर रहे होंगे। दैट मीन्स या तो ऑप्शन ए करेक्ट है या सी करेक्ट है। बाकी फेज डिफरेंस 75 का है या 82, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स XL ओवर R से। हमें XL की वैल्यू थोड़ी देर पहले फाइंड करने पे क्या मिली थी? ये थी 1571 ओम्स। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। टेंजेंट इनवर्स 1571 ओम्स डिवाइडेड बाय 429 ओम्स। ओम से कैंसिल आउट होगा और कैलकुलेटर पे सॉल्व करने पे आंसर आएगा 74.7 डिग्रीज। दैट मीन्स हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने यहाँ पे फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अगेन अगर एक्सेल पहले ना पता होता तो हमें यहाँ पहले वो फाइंड आउट करना पड़ता। नेक्स्ट केस में जब हमने एक्सेल को फाइंड आउट किया था 100 हर्ट्ज के केस में, तो एक्सेल की वैल्यू क्या आई थी? ये थी 3142 ओम्स। सो अभी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्सेल ओवर आर से ही फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3142 ओम्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 429 ओम्स। ओम से कैंसिल आउट होगा और आंसर होगा 82 डिग्रीज। सो इसका मतलब है VRMS लीड्स IRMS बाय 82 डिग्रीज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कंक्लूड किया RC एंड RL सीरीज कॉम्बिनेशन को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।